तो संजीवनी संस्कृत वाणी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आज हम लेकर के आए हैं 281 से ऊपर तक का क्वेश्चन, जिसमें 25 क्वेश्चन भी रह सकते हैं, उससे भी आगे भी करा सकते हैं। दोस्तों हम शुरू करते हैं। 281वां क्वेश्चन क्या दिया गया है कि वानस्युः परिभव पदं निष्फलारम्भयत्ना। सूक्ति किस रचना से उद्गृत है? इसमें दिया गया कि वानस्यु भला कौन प्राप्त नहीं होता है परिभव को, निष्फल यत्न वाले। इसमें दिया गया निष्फला आरंभ यत्न में, जिसका आरंभ में निष्फल यत्न वाला होता है, निष्फल प्रयत्न वाला होते हैं, वो व्यक्ति भला, वो कौन सा व्यक्ति भला पराभव को नहीं प्राप्त होता है, अर्थात लांछन को नहीं प्राप्त होता है। जो भी व्यक्ति अपने यत्न में अगर निष्फल होता है तो लोग कुछ न कुछ कहने के लिए तैयार रहते हैं। तो यह सूक्ति किस रचना से उद्गृत है? ऑप्शन नंबर ए है किरातार्जुनीय, ऑप्शन नंबर बी है नीति शतकम, ऑप्शन नंबर सी है मेघदूतम, ऑप्शन नंबर डी है अभिज्ञान शाकुंतलम। जो यूपीजीटीसी 2008 में पूछा गया प्रश्न है, जिसमें उत्तर रहेगा मेघदूतम। यह इस मेघदूतम में यक्ष जब है मेघ से कहता है कि अगर तुम नहीं भी पहुंचा पाओगे तो कोई टेंशन नहीं, इसलिए कि जो निष्फल यत्न वाले लोग होते हैं वो हमेशा तिरस्कृत किए जाते हैं, तिरस्कार को, अपमान को प्राप्त होते हैं। भला तुम तो एक निर्जीव इंसान हो जो 4 तत्वों से बना, मानो तो 5 तत्वों से बने होते हैं। जिसमें व्याख्या देखते हैं कि वानस्युः परिभव पदम निष्फलारंभ यत्ना। यह पंक्ति जो है, ये पंक्ति कालिदास विरचित मेघदूतम खंड काव्य से उद्गृत है। इसमें यक्ष जो है मेघ से कहता है कि हे मेघ, असफल प्रयत्न करने वाले कौन तिरस्कार के पात्र नहीं होते, अर्थात सभी व्यक्ति होते हैं, अर्थात सभी लोग होते हैं। क्वेश्चन नंबर 282 रहेगा, मेघ एक अचेतन ज्ञान शून्य धुआं, प्रकाश, जल और वायु का सम्मिश्रण है। संदेश तो किसी चेतन प्राणी के द्वारा ही भेजा जा सकता है जिसकी इंद्रियां कुशल हो। यक्ष यह सब समझता हुआ भी मेघ से निवेदन करता है, यह निम्नलिखित सूक्तियों में से किस सूक्ति में इसका जो है कारण बताया गया है? निम्नलिखित सूक्तियों में से किस सूक्ति में इसका कारण बताया गया है? सूक्ति नंबर 1 है एका प्रीतः प्रीति प्रमुख वचनम स्वागतम जहार। दिए कामर्ता ही प्रकृति कृपणश्चेतन चेतनेषु यञ्च मोघा वरमधिगुणे नाधमिलब्धकामः संदेशं मे हरधनपति क्रोधविश्लेषितस्य। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए ए बी सी और डी। इसमें दिया गया मेघ जो है अचेतन ज्ञान शून्य जो है धुआं, प्रकाश, जल तथा वायु का मिश्रण किसमें दिया गया है? तो ये वाला है
और क्या है संदेश, तो किसी चेतन है तो चेतन वाला इसमें देखिए कि इसमें काम आता ही प्रकृति की कृपड़ा चेतना चेतनेषु। जो कामार्थ जन होते हैं, जो काम पीड़ित जन होते हैं, वो प्रकृति अर्थात स्वभाव से दीनहीन होते हैं का चेतन और अचेतन के विषय में, अर्थात जीव और सजीव के विषय में वो स्वभाव से ही दीन दुखी होते हैं। जिसमें ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा। और ये देखिए UPGTC 2008 में पूछा गया प्रश्न है। व्याख्या देख लेते हैं बी का। कामार्ता ही प्रकृति कृपणा चेतना चेतनेषु। इस युक्ति के माध्यम से यज्ञ कहता है कि कामार्थ व्यक्ति जड़ और चेतन के विषय में स्वभाव से विवेक शून्य होते हैं। फिर भी आप मेरे संदेश को मेरी प्रियतमा यक्षिणी के पास ले जाना था, जरूर ले जाना। अब क्वेश्चन नंबर 283 देखते हैं। कालिदास का जन्म स्थान अधिकांश विद्वान उनके ग्रंथों में वर्णित सामग्री के आधार पर उज्जैनी मानते हैं। पूर्व मेघ में भी कुछ लोगों में इसी अभिप्राय की ओर संकेत मिलता है। निम्नलिखित में से किस श्लोक को उनमें प्रमुख रूप से सम्मिलित किया गया है, अर्थात किस श्लोक में उज्जैनी का वर्णन किया गया है। इसमें देखते हैं ऑप्शन नंबर एक क्या है। रिक्तः सर्वो भवति लघु पूर्णतः गौरवाय। बी क्या है। तेषां तीक्षु प्रथित विदिशा लक्षणां राजधानीं। वक्रः पन्था यदपि भवतः प्रस्थितसूत्तरासाम्। ऑप्शन नंबर डी है। राशीभूतः प्रतिदिनमिव त्र्यम्बकस्याट्टहासः। इसमें ऑप्शन नंबर सी दिया गया है कि हे मेघ वक्रः पन्था यदपि भवतः प्रस्थितसूत्तरासाम्। इसमें दिया गया है कि प्रस्थित यानी उत्तर दिशा में जाते हुए आपको हे मेघ क्या प्रस्थित उत्तरांशा माने स्थित उत्तरी दिशा में स्थित जो है जाते हुए आपको उत्तर दिशा में प्रस्थान करते हुए आपको जो हमारा आपका मार्ग वक्र पंथा यद्यपि बहुत यद्यपि आपका मार्ग जो टेढ़ा मेढ़ा मिलेगा फिर भी आप उधर जरूर जाना। अर्थात ये MP में क्या पड़ता है, ये MP में जहाँ ये क्या बोलते हैं जो यक्ष निवास करता है वहाँ से कुछ दूरी, अब जितनी भी दूरी ये रामगिरी पर्वत निवास करता है ना, वहाँ से थोड़ी आगे बढ़ते हुए आपका मार्ग थोड़ा टेढ़ा तो लगेगा लेकिन वहाँ जरूर जाना। अर्थात उज्जैनी भी जो MP में ही पड़ता है, उज्जैनी भी मध्य प्रदेश में ही पड़ता है और ये जो यक्ष जो है ये भी मध्य प्रदेश में ही रहता है लेकिन ये रामगिरी पर्वत पे रहता है। अब रामगिरी पर्वत और जो अलकापुरी जो है सीधे वाले ये MP तो मध्य भारत में पड़ता है लगभग में। अब जब MP से अलकापुर जाने के लिए तो ये रामगिरी पर्वत पे बैठा हुआ है। रामगिरी पर्वत से अलकापुरी का सीधा रास्ता, अलकापुरी जो है उत्तर भारत में दिया गया है। इसके यक्ष के बताने के अनुसार जो है उत्तर भारत में दिया गया है और ये है थोड़ी दक्षिण भारत में, दक्षिण के करीब है, मतलब मध्य भारत के
लगभग में, जहाँ एमपी पड़ता है। और वहाँ से आपको जाने में थोड़ा मार्ग टेढ़ा मेढ़ा होगा, थोड़ा मार्ग जो टेढ़ा मेढ़ा होगा, कहीं सीधे रास्ते से थोड़ा इधर उधर आजू बाजू होगा, तभी ऐसा ये बोला गया। लेकिन उज्जैनी इनकी जो है फेमस नगरी है, अर्थात कालिदास की फेमस नगरी है। इनका रिलेशन जो है जन्म से दिया गया है कि यहाँ इनका ऐसा लगता है कि जन्म स्थान है, इसलिए उज्जैनी के लिए जाने के लिए मेरे को फोर्स करते हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी रहेगा, वक्रः पंथा यद्यपि भवतः परिस्थितः सूत्ररासाम्। आंसर देख लेते हैं। कालिदास के जन्म के विषय में मतभेद है, फिर भी अधिकांश विद्वान इनका जन्म जो है उज्जैनी ही मानते हैं। कालिदास ने भी उज्जैनी के प्रति अपना विशेष लगाव दिखाकर यह बात और पुष्टि कर दी है कि वक्रः पंथा यद्यपि भवतः परिस्थितः सूत्ररासाम्। इस श्लोक के आधार पर यह बात और प्रामाणिक लगती है। क्वेश्चन नंबर 283 हो गया। 284 पे चलते हैं। क्या है? मेघदूते जनकतनया स्नानपुण्योदकेषु। मेघदूत में जनकतनया अर्थात सीता माता जहाँ स्नान किया करती थी, उनका जो पुण्य जो है, उनका पवित्र तालाब जो है उदकेषु, तो तालाब जो सरोवर है, इत्युल्लेखतः परिचितो, बहुत इस उल्लेख से परिचित होता है। किसी में इत्युल्लेख परिचितो भवति विन्ध्याचलः श्रीशैलः चित्रकूटम तथा डीह रामगिरी आश्रम। इसमें चौथी लाइन में रामगिरी आश्रम महेशू। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी सही रहेगा, जहाँ वो यक्ष निवास करता है, रामगिरी आश्रम महेशू। जनकतनया स्नानपुण्योदकेषु, सीता माता जहाँ स्नान किया करती थी, ऐसे जो पूरी उदक पवित्र उदक है। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी रहेगा, रामगिरी आश्रम, जो यूपीजीडीसी 2013 में पूछा गया प्रश्न। दोस्तों क्वेश्चन बहुत अच्छा था कि हर परीक्षा में भी कहीं भी पूछ दे तो कोई टेंशन न रहे। आंसर देखते हैं। मेघदूत में आंसर और व्याख्या से देखते हैं। मेघदूत में जनकतनया स्नानपुण्योदकेषु, इस पद से रामगिरी आश्रम का परिचय होता है। प्रमादवश यक्ष अपने स्वामी कुबेर को समय पर पुष्प नहीं पहुंचा सका, जिससे क्रुद्ध होकर कुबेर ने यक्ष को अलकापुरी से 1 वर्ष के लिए निष्कासित कर दिया था। यक्ष जो है, यक्ष की शापावधि रामगिरी नामक पर्वत पर बिताया था, अर्थात शापित होने के बाद यक्ष जो है रामगिरी पर्वत पे निवास किया था। अब देखते हैं 285 क्वेश्चन है। दशाढ़ देशस्य राजधानी कः वर्तते, अर्थात दशाढ़ देश की राजधानी वर्तते है, क्या है? क्वेश्चन नंबर ए देखते हैं, अयोध्या। क्वेश्चन नंबर बी है रोमकः। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी है उज्जैनी। ऑप्शन नंबर डी है विदिशा। जो DSSB TGT 2018 में पूछा गया फाल्स प्रश्न है। इसमें जो आंसर दिया गया है, दशाढ़ देशस्य राजधानी विदिशा। देखिए अगर नहीं याद हो, दिशा दशाढ़, लास्ट का 2 अक्षर ले लीजिए, विदिशा, दिशा रहेगा, दशाढ़, दिशा दशाढ़, दिशा दशाढ़, अर्थात विदिशा दशाढ़। दशाढ़ देश की राजधानी है विदिशा। अब देखते हैं 286वां क्वेश्चन। मेघदूते अस्या नद्या उल्लेखो नास्ति।
मेघदूत में इस नदी का उल्लेख नहीं किया गया है, कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए है तुंगभद्रा, ऑप्शन नंबर बी है रेवा, ऑप्शन नंबर सी है गंधवती, ऑप्शन नंबर डी है गंभीरा। जो यूजीसी जुलाई 3 परीक्षा 2018 में पूछा गया प्रश्न है, जिसमें रेवा का भी वर्णन है, गंधवती का भी वर्णन है, गंभीरा का भी वर्णन है, लेकिन तुंगभद्रा का वर्णन नहीं किया गया है मेघदूत में। इसका आंसर से व्याख्या क्या है? कालिदास कृत मेघदूतम में यक्ष अपना संदेश अपनी पत्नी यक्षिणी को भेजता है, इसी का मनोहर चित्रण किया गया है। रामगिरी से अलकापुरी तक जाने में कालिदास ने नगरों में विदिशा, रामगिरी से अलकापुरी तक जाने में, अर्थात रामगिरी जो भारत एमपी में है, अलकापुरी जो हिमालय पर्वत पे है। रामगिरी से अलकापुरी तक जाने, हिमालय पर्वत आप सभी को पता है एकदम उत्तर में पड़ता है। भारत के मैप की सबसे उत्तर वाला भाग, सबसे ऊपर वाला भाग जो है अलकापुरी हिमाचल प्रदेश है, हिमालय है। रामगिरी से अलकापुरी तक जाने में कालिदास ने नगरों में विदिशा, उज्जैनी, अवंती, नदियों में रेवा, कंदवती, इधर देखिए कालिदास ने नगरों में सबसे पहले क्या, विदिशा, उज्जैनी, अवंती। वी व उ अ, व से शुरू है, फिर उ है, फिर सबसे शुरू वाला जो सबसे लास्ट में चला गया है, क्या है, व उ विदिशा, उज्जैनी, अवंती। ऐसे क्रम से याद करने पर ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तथा नदियों में सबसे पहले रेवा मतलब नर्मदा नदी है, जो है निर्विघ्ना नदी है। अब नदियों में जो रेवा, जो निर्विघ्ना नदी, ये रेवा नदी जो है नर्मदा नदी है। नर्मदा नदी, फिर गंधवती नदी, फिर गंभीरा नदी, नर्मदा आदि। रेवा को ही नर्मदा कहते हैं, नर्मदा का नाम भूल से दे दिया गया होगा। तो रेवा, गंधवती, गंभीरा आदि नदियाँ जो है, नदियों का कौतूहल वर्णन किया गया है, जिनमें तुंगभद्रा नदी का उल्लेख नहीं मिलता है। ऑप्शन नंबर सी है, ऑप्शन नंबर ए है तुंगभद्रा। अब आगे देखते हैं क्या है, 287। वक्रः पन्थायनपि भवतः इति संकेतेन का नगरी ज्ञाता भवति। इस संकेत से किस नगरी का ज्ञान होता है? ऑप्शन नंबर ए है अलकापुरी, ऑप्शन नंबर बी है उज्जैनी, ऑप्शन नंबर सी है विदिशा, ऑप्शन नंबर डी है अयोध्या। ये क्वेश्चन बहुत घुमा फिरा के बहुत पूछा है, ये बहुत अच्छे से याद करने की जरूरत है कि वक्रपंथा जिसका मार्ग टेढ़ा है, फिर भी वहाँ जरूर जाना, जो है कालिदास की जन्मभूमि है। तो इसमें जो है उज्जैनी रहेगा, जो यूपीजीडीसी 2013 में पूछा गया प्रश्न है। व्याख्या देखते हैं। यक्ष अपनी प्रिया को मेघ से संदेश भेजता है, उसी क्रम में वह मेघ से कहता है कि उत्तर दिशा में प्रस्थान किए हुए यद्यपि आपका मार्ग जो टेढ़ा हो जाएगा, फिर भी उज्जैनी नगरी का यदि दर्शन नहीं किया तो आप निश्चित रूप से ठगे हुए महसूस करेंगे। दूसरा 88 है, मेघदूते प्रयुक्तम छंदम अस्ति। ये तो सभी को पता है, मेघदूत में मत्स्य मंदाक्रांता, मत्स्य मेघदूतम। मंदाक्रांता मेघदूतम में मंदाक्रांता छंद वर्णित है, जो यूपी जीआईसी 2012-2017 में पूछा गया प्रश्न, जीआईसी में भी पूछा जा रहा है।
आंसर देखते हैं। आंसर ए व्याख्या सही थे क्या है? मेघदूते प्रयुक्तम मंदाक्रांता छंदस्ति। मेघदूत में प्रयुक्त जो मंदाक्रांता छंद है। मेघदूत महाकवि कालिदास का गीत काव्य है और खंड काव्य कृति है। यह जो है 2 भागों में विभक्त है, पूर्व मेघ और उत्तर मेघ। मेघदूत में विरही यक्ष का वर्णन है। वह मेघ द्वारा अपनी प्रिया यक्षिणी को संदेश भेजता है। पूर्व मेघ में रामगिरी से लेकर अलका तक का मार्ग बताया गया है और उत्तर मेघ में प्रिया के लिए संदेश है। अर्थात जो है पूर्व मेघ में जो रामगिरी से लेकर अलका तक का मार्ग बताया गया है और उत्तर मेघ में प्रिया के लिए क्या दिया गया है? संदेश दिया गया है। इससे दोनों में अंतर करने में आसानी रहेगी कि इसमें बस क्या रामगिरी से लेकर अलका तक का वो कैसा मार्ग, वो कैसा मार्ग है, वहाँ जाना, वो किसका वो करता है, वो किसका अनुसरण करता है, वो किसकी कांत के समान लगता है, ऐसा ऐसा करके दिया गया है। लेकिन जो उत्तर मेघ में बस प्रिया का ही वर्णन किया गया है। प्रिया का ये कैसा, प्रिया का फेस कैसा, प्रिया का होठ कैसा, जम्बू के समान, ऐसे करके दिया गया है। मेघदूत में विप्रलंब की गंभीरता और भाव विह्वलता का बोध करने के लिए मंत्रगत से पढ़ा जाने वाला मंदाक्रांता छंद है। मंदगत से पढ़ा जाने वाला या मंत्रगत से पढ़ा जाने वाला ये छंद है। प्रावीट प्रवास प्रश्ने मंदाक्रांता विराजते। 289 है। मेघदूतस्य अभिशप्त यक्ष कुत्र निवसति। मेघदूत का अभिशप्त जो यक्ष जो है, मेघदूत का शापित यक्ष कुत्र निवसति, कहाँ निवास करता है? ऑप्शन नंबर ए है विंध्याचले, ऑप्शन नंबर बी है आम्रकूटे, ऑप्शन नंबर सी है रामगिरऊ, ऑप्शन नंबर डी है सुमेरु पर्वते। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा, रामगिरऊ। अर्थात जो है रामगिरी पर्वतेषु यक्ष जो है रामगिरी पर्वत पर निवास करता है। जो यूपी GGIC 2013 में पूछा गया प्रश्न। सभी प्रश्न में ऐसा प्रश्न लेके आए कि जो किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है, जो बहुत 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 इम्पोर्टेंट है। कोई ऐसा प्रश्न नहीं है कि जिसको न पढ़ा जा सके। आंसर देखते हैं। आंसर सी का व्याख्या क्या है? मेघदूतस्य अभिशप्त यक्ष रामगिरौ निवसति। मेघदूत का अभिशप्त यक्ष जो रामगिरी पर्वत पर निवास करता है। अर्थात कालिदास कृत मेघदूत में अभिशाप से युक्त यक्ष जो है रामगिरी पर्वत के आश्रम में निवास करता था। मेघदूत जो है 2 भागों में विभक्त है, पूर्व मेघ और उत्तर मेघ। नायक यक्ष और नायिका यक्षिणी जो है विशालाक्षी है, विशाल आँखों वाली विशालाक्षी। विशालाक्षी यस्यासा, अर्थात वह यक्षिणी। उक्ति दी गई है। कश्चित् कान्ता विरह गुरुणा स्वाधिकारात् प्रमतः सापेनास्तङ्गमितमहिमा वर्षभोगेण भर्तुः यक्षश्चक्रे जनकतनया स्नानपुण्योदकेषु स्निग्धच्छाया तरुषु वसतिं रामगिर्याश्रमेषु। क्वेश्चन नंबर 290 क्या है? कालिदासेन गीतिमयम खंड काव्य विरचितम। जैसे कालिदास का जो गीत काव्य जो है खंड काव्य में विरचित है, रचा गया है, कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए है ऋतुसंहार, ऑप्शन नंबर बी है मालविकाग्निमित्रम, ऑप्शन नंबर सी है कुमार संभवम, ऑप्शन नंबर डी है जो मेघदूतम। जिसमें ऑप्शन नंबर डी सही रहेगा, मेघदूतम।
जो UPSC असिस्टेंट प्रोफेसर 2015 में पूछा गया प्रश्न है। ऑप्शन नंबर डी का व्याख्या क्या है? आंसर डी है जो कालिदास ने गीत में मेघदूतम खंड काव्य की रचना जो है की है। यह खंड काव्य मेघदूतम 2 भागों में प्राप्त होता है, पूर्व मेघ और उत्तर मेघ। क्वेश्चन नंबर 291 है, वेत्रवती नदी किस नगरी में स्थित थी? वेत्रवती नदी किस नगरी में स्थित थी? जिसमें ऑप्शन है अलका में, ऑप्शन नंबर बी है विदिशा में, ऑप्शन नंबर सी है उज्जैनी में, ऑप्शन नंबर डी है अवंती में। तो इसमें जो वेत्रवती विदिशा है, वेत्रवती विदिशा है, वह जिसमें वेत्रवती व से इसमें भी शुरू होता है, इसमें भी व से शुरू होता है। वेत्रवती विदिशा है, वेत्रवती विदिशा। तो जिसमें ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा विदिशा में। जो UPSC 2009 में पूछा गया प्रश्न है, बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये। वेत्रवती नदी किस नगरी में स्थित है? विदिशा में। अब आंसर बी देखते हैं, कहा वेत्रवती नदी विदिशा नगरी में स्थित है। विदिशा राजा शूद्रक की राजधानी थी। विदिशा विधाना नगरी राजा शूद्रक राजधानी यहाँ से। तो विदिशा नामक नगरी जो राजा शूद्रक की राजधानी थी, इसका वर्णन महाकवि कालिदास प्रकृति जो है मेघदूतम के पूर्व मेघ में किया गया है। 292 वाला क्वेश्चन क्या है? मेघदूत में यक्ष वक्र पंथा यद्यपि भवतः आदि कहकर जो है मेघ से किस नगर में जाने का अनुरोध करता है? मेघदूतम में यक्ष जो वक्र पंथा यद्यपि भवतः आदि कहकर जो है मेघ से जो है उज्जैनी नगरी में जाने का वर्णन करता है, जो UPSC 2009 में पूछा गया प्रश्न है। तो जिसमें ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा, वक्र पंथा। जो उज्जैनी नाम से भी देखना वो टेढ़ा बेड़ा है। देखिए सबका नाम कैसा है इसका, उज्जैनी, ये भी टेढ़ा बेड़ा है। फिर उत्तर यक्ष वक्र पंथा भी टेढ़ा बेड़ा लग रहा है, वक्र में टेढ़ा होता है, ये टेढ़ा बेड़ा नगर हो जिसका, ये देखिए होता है जिसका। अब देखते हैं इसका जो व्याख्यान देख लेते हैं। मेघदूत में यक्ष वक्र पंथा यद्यपि भवतः आदि कहकर जो है मेघ से उज्जैनी में जाने का अनुरोध करता है। संपूर्ण पद इस प्रकार है, वक्र पंथा यद्यपि भवतः प्रस्थितस्योत्तराणां राशां सदोत्संग प्रणय विमुखो मास्मभुर्जयिन्या। 293 देखते हैं। पूर्व मेघ में जो है विंध्याचल की तलहटी में बिखरी हुई किस नदी का वर्णन है? पूर्व मेघ में जो है विंध्याचल की तलहटी में बिखरी हुई किस नदी का वर्णन है? रेवा नदी का वर्णन है। जो सबसे पहले जब यक्ष बोलता है मेघ से कि अगर तुम खाली हो जाना तो सबसे पहले, क्योंकि ये जो है विंध्याचल में ही रहता है, रामगिरी पर्वत पर ही रहता है, पहली बार इसकी मुलाकात जो है मेघ से होती है, जब उस टाइम होती है जब मेघ खाली हो जाता है बारिश करके। तो ये बोलता है कि सबसे पहले तुम रेवा नदी अर्थात विंध्याचल की तलहटी में फैली हुई नदी जो है रेवा नदी है, नर्मदा नदी से तुम अपना जल ग्रहण करना। तो ये भी क्वेश्चन पूछता है कि सर्वप्रथम जो है मैं कहाँ से जल ग्रहण किया था? तो सर्वप्रथम जो है विंध्याचल की तलहटी में फैलने वाली नदी अथवा बहने वाली नदी जो रेवा नर्मदा नदी है, और वहाँ से जल ग्रहण करने के लिए कहता है, क्योंकि वो पहले ही बरस करके खाली हो गया रहता है, इसलिए उसको जल की ज़रूरत कब होती है। वो बोलता है कि खाली रिक्त सर्वभवति ही लघु, जो खाली होते हैं वो हमेशा जो लघु होते हैं, छोटे होते हैं, इसलिए तुमको भयंकर बनने के लिए, तुमको भारीपन लेने के लिए जल को ग्रहण करना पड़ेगा। इसमें जो ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा, रेवा नदी। इसके आगे का ऑप्शन क्या क्या है? चर्मावती, शिप्रा, गंधवती।
इसमें जो आंसर ए है, पूर्व मेघ में विंध्याचल की तलहटी में बिखरी हुई रेवा नदी का वर्णन है। जैसे कि कहा गया है, रेवाम द्रक्षस उपलविस्मे, रेवाम द्रक्षस उपलविस्मे, विंध्यपादै विसीरा, भक्त चेदैरिव विरचितां भूतिमङ्गे गजस्य। इसमें रेवा द्रक्षस उपलविस्मे, विंध्यपाद विसीरा, और विंध्यपाद में फैली हुई विसीरा रेवा नदी, रेवा और विसीरा जो है उसकी भक्ति दे छेदई विरचिता भूतिमंगे गज, था गज के ऊपर जो गज को जो सजाने पे जो है भूतिमंगे, जो गज के ऊपर जो गजमुक्ता जो चढ़ाया गया उसके पीठ पे जो होता है उस पे जो फैली हुई शाखाएं जो है तो इस प्रकार प्रतीत होती हैं कि समान प्रतीत होता है ना। गज के ऊपर जो फैली हुई डिजाइन जो है उसके समान जो है, जो रेवा नदी जो है विंध्यपाद में विंध्याचल के तलहटी में फैली हुई रेवा नदी जैसी दिखती है। 294 कालिदासेन गीतमय खंड काव्य विरचितम, कालिदास के द्वारा जो गीतमय खंड काव्य विरचित है क्या है? ऑप्शन नंबर ए ऋतुसंहार, ऑप्शन बी है मालविकाग्निमित्रम, ऑप्शन नंबर सी है कुमार संभवम, ऑप्शन नंबर डी है मेघदूतम। जो यूपी डाइट 2014 में पूछा गया प्रश्न है, अर्थात कालिदासेन गीतिमयम खंड काव्यम विरचितम, कालिदास द्वारा जो गीतमय खंड काव्य विरचित है कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर इसमें डी दिया गया है मेघदूतम, यूपी डाइट 2014 में पूछा गया प्रश्न है। आंसर क्या है? डी। कालिदास ने गीतमय मेघदूतम खंड काव्य की रचना की। यह खंड काव्य मेघदूतम को 2 भागों में प्राप्त होता है, पूर्व मेघ और उत्तर में। क्वेश्चन नंबर 292 का, मेघदूते विंध्याचल तले प्रसिता का नदी वर्णिता। मेघदूत में जो है, मेघदूत में जो विंध्याचल तले प्रसिता, विंध्याचल के तल में फैली हुई, तलहटी में फैली हुई जो का नदी वर्णिता। आप लोग सुनते आ रहे हैं रेवा रेवा रेवा, नर्मदा नर्मदा। विंध्याचल में पहले में बहने वाली नदी क्या है? नर्मदा नदी है। जो यूपी पीएससी एलटी 2018, जो पीएससी यूपी पीएससी में भी और जो एलटी में भी पूछा गया प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट। मेघदूते विंध्याचल तले प्रसिता का नदी वर्णिता, अर्थात मेघदूत के तलहटी में फैली हुई नदी कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए रेवा, ऑप्शन नंबर बी है चरमरवती, ऑप्शन नंबर सी है शिप्रा, ऑप्शन नंबर डी है गंधवतः। आंसर ए का व्याख्या देख लेते हैं क्या है। मेघदूतम के अनुसार विंध्याचल की तलहटी में फैली हुई नदी का नाम रेवा नर्मदा है। मेघदूतम में सबसे पहले रामगिरी पर्वत का उल्लेख है तथा सबसे पहला प्रदेश मालदेश है। सबसे पहला प्रदेश, ये भी क्वेश्चन पूछने लायक बहुत इम्पोर्टेंट है कि नदियाँ और पर्वत तो सबको पता है कि सबसे पहले रेवा नदी बढ़ती है और पर्वत में रामगिरी पर्वत है, तथा प्रदेश में कौन सा है? तो सबसे पहला प्रदेश मालदेश है, अर्थात इसमें मालदेश का भी वर्णन किया है। कभी कभी देश पूछ देगा किस किस देश का वर्णन किया, किस किस नगर का वर्णन किया गया, तो इसमें मालदेश का सबसे पहले वर्णन मिलता है। अब 296 क्वेश्चन है, वक्रः पंथा यद्यपि भवतः, अर्थात वक्र तुम्हारा पंथ टेढ़ा बेढ़ा होगा। यह नगरी जो है का नगरी ज्ञाता बहुत, इस नगरी, इससे किस नगरी का ज्ञान होता है? जो यूपी पीएससी एलटी 2018 में पूछा गया प्रश्न है, ये बहुत ही बार बार पूछा जा रहा है, हर एग्जाम्स में पूछा जाने वाला प्रश्न है। तो ऑप्शन नंबर ए है जो अलकापुरी, ऑप्शन नंबर बी है उज्जैनी, ऑप्शन नंबर सी है विदिशा, ऑप्शन नंबर डी है अयोध्या। तो आंसर बी देखते हैं, वक्र पंथा
यद्यपि भवतः ये पंक्ति से उज्जैनी नगरी का नाम ज्ञात होता है। ये पंक्ति मेघदूतम के पूर्वार्ध से संबंधित है। मेघदूतम महाकवि कालिदास का खंड काव्य जो मंदाक्रांता छंद में निबद्ध है। क्वेश्चन नंबर 297 मेघदूते प्रयुक्तस्य छन्दसो नाम अस्ति। मेघदूत में प्रयुक्त छंदस्य का तथा छंद का नाम क्या है? नाम है ऑप्शन नंबर ए अनुष्टुप, ऑप्शन नंबर बी वसंत तिलका, ऑप्शन नंबर सी मंदाक्रांता, ऑप्शन नंबर डी है स्त्रगधरा। जो यूपीपीएससी एलटी 2018 में पूछा गया प्रश्न है, जो यूपीजीडीसी 2016 में भी पूछा गया प्रश्न है। व्याख्या देखते हैं। महाकवि कालिदास का प्रसिद्ध खंड काव्य मेघदूतम है। संपूर्ण मेघदूतम में मंदाक्रांता छंद प्रयुक्त है। मंदाक्रांता छंद का लक्षण इस प्रकार है। मंदाक्रांता जलति खड्गैर् नभो नतो तादुर् चेतः। 298 क्या है? मेघदूते जनकतनया स्नान पूर्णोदकेषु। मेघदूत में जो है जनकतनया स्नान पूर्णोदकेषु इत उल्लेख परिचितो भवति। इस उल्लेख से किसका परिचय होता है? ऑप्शन नंबर ए विंध्याचलः, ऑप्शन नंबर बी है श्रीशैलः, ऑप्शन नंबर सी है चित्रकूटम, ऑप्शन नंबर डी है रामगिरी आश्रम। तो यूपीपीएससी और एलटी 2018 में पूछा गया प्रश्न है। यूपीपीएससी में भी और एलटी में भी पूछा गया ये प्रश्न है। ऑप्शन नंबर डी है कि जनकतनया स्नान पूर्णोदकेषु। इस पंक्ति से रामगिरी आश्रम का परिचय प्राप्त हो रहा है। संपूर्ण श्लोक इस प्रकार है। कश्चित् कान्ता विरह गुरुणा स्वाधिकारात् प्रमत्तः शापेनास्तमितमहिमा वर्षभोगेरभर्तुः यक्षचक्रे जनकतनया स्नानपूर्णोदकेषु स्निग्धच्छाया तरुषु वसतिं रामगिर्याश्रमेषु। तो क्या है? कशित कांता, कोई कांता है, कोई विरही है, विरह गुरुड़ा अथवा विरह के भारी विरह के कारण जो स्वाधिकारात् प्रमत्त अपने अधिकार से विमुख हो गया है। ठीक ना। सापे नास्तंगमित महिमा, सांप से सापे नास्तंग गमित महिमा ने जिसकी सांप के द्वारा जिसकी महिमा अस्त हो गई है। और वर्ष भोगेड़ भर्तु अपने अर्थात भर्तु के सांप के द्वारा, भर्तु शापे नास्तंगमित महिमा अर्थात अपने स्वामी के सांप के द्वारा जिसकी महिमा अस्त हो गई है। और वर्ष भोगेड़ भर्तु और वो एक वर्ष के श्राप का भोग कर रहा है, तो भोग रहा है एक वर्ष का श्राप। यक्ष चक्रे जनकतनया स्नान पूर्णोदकेषु। वो कौन है? वो यक्ष है। वर्ष भोगेड़ यक्ष चक्र जनकतनया स्नान पूर्णोदकेषु तथा जनकतनया स्नान पूर्णोदकेषु अर्थात सीता माता के, जनक की तनया सीता माता के स्नान से पवित्र उदकेषु तालाब वाला तथा स्निग्ध छाया वाले वृक्षों से युक्त रामगिरी आश्रमेषु रामगिरी पर्वत पर यक्ष, वह यक्ष जो है वसंत वस्तिम चक्र निवास करता है।
क्वेश्चन नंबर 299 श्री विशालापुरी वर्तते। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। श्री विशालापुरी सब कुछ तो आता है, लेकिन श्री विशालापुरी क्वेश्चन तो नहीं पूछा है, लेकिन इसको भी देखना बहुत बहुत ज़रूरी है। श्री विशालापुरी किसी को कहता है, या जगह इसको पूरी किसको कहते हैं, तो उज्जैनी को ये पूरी कहती है। कि यूपी पीएससी और एलटी दोनों में पूछा गया प्रश्न है। तो श्री विशालापुरी वर्तते, श्री विशालापुरी उज्जैनी का ही वर्णन इसमें, और ये पूरी, मुंबापुरी और देवपुरी का वर्णन तो है ही नहीं। आंसर नंबर ए, श्री विशालापुरी का वर्णन मेघदूतम में प्राप्त होता है। श्री विशालापुरी को जो उज्जैनी नगरी के नाम से जाना जाता है। महाकवि कालिदास प्रणीत जो मेघदूतम नामक खंड काव्य में उज्जैनी नगरी का वर्णन है, जो कि धन धान्य से युक्त है। और 300वां क्वेश्चन है, धूम ज्योति सलिल मरुतां सन्निपातः क्व मेघः। इसमें क्या दिया गया है, धुएं, ज्योति, पानी और हवा के सन्मिश्रण अर्थात मिश्रण से प्राप्त कहाँ मेघ और कहाँ 5 तत्वों से बना हुआ यक्ष, अर्थात ये एक निर्जीव चीज़ है, और जो यक्ष भेजा जाने वाला वो सजीव है। फिर भी वह यक्ष जो है कामार्थ है, पीड़ित है, वो ऐसे निर्जीव चीज़ों से अपने संदेश को भेज रहा है। तो यूपी पीएससी और एलटी 2018 में पूछा गया प्रश्न है। तो क्या रहेगा, सन्निपातः को मेघ, कहाँ मेघ जो है, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा, मेघ। अब ऑप्शन देख लेते हैं क्या क्या दिया गया है। हिमालय, लता गुल्म, वर्षा काल, मेघ। पता ही सबको मेघ है। इसकी व्याख्या देखते हैं। यहाँ दिया भी गया है, धूम ज्योति सलिल मरुतां सन्निपातः को मेघ भवति, अर्थात धूम ज्योति प्रकाश सलिल मरुत के सम्मिश्रण से मेघ का निर्माण होता है। इसमें वर्णन कालिदास प्रणीत मेघदूतम खंड काव्य में है। इसके मेघ को दैत्य कर्म करते हुए दिखाया गया है। इसमें मेघ को दैत्य कर्म करते हुए, दैत्य कर्म मतलब कि दूत के जैसा, अर्थात संदेश भेजने के लिए बताया है, संदेश कर्म। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। कल मिलेंगे नए से अच्छे से वीडियो के साथ। दोस्तों आप सभी को वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट देते रहिएगा, अर्थात मैं अपनी कमियों को सुधार सकूं, मैं आगे बढ़ सकूं। दोस्तों आपका साथ ही हमारा विश्वास है। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार।